आज हम लोग बातचीत करेंगे 64th बीपीएससी मेंस क्लासेज इंट्रोडक्शन क्लासेज। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया। आर्ट एंड कल्चर। इस सेक्शन से हम लोग अपनी बातचीत शुरू करेंगे। देखिए 64th बीपीएससी क्लासेज के लिए हम लोग दो तरीके से बातचीत करेंगे। एक तो बिल्कुल स्पेशली 64th मेंस क्लासेज के लिए हिट टॉपिक्स हमारे क्या रहेंगे। और एक हम लोग बातचीत करेंगे, इसे इसलिए करना चाहिए। देखिए हिट टॉपिक्स जो है वह ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर हम लोग देते हैं। अगर हिस्ट्री सेक्शन के लिए आप बातचीत करेंगे तो हिस्ट्री सेक्शन में बिल्कुल पैटर्न स्टडी है। पता है कि यदि मौर्य कला पूछ लिया तो पाल पूछेगा। पटना कलम अगर इस बार पूछ लिया है 63rd में, तो जो मोस्ट प्रोबेबल है वह यहां पर बनता है पाल कला। लेकिन सेफ्टी के लिए मौर्य कला को भी आप तैयार करके जाएंगे। इस दोनों में से कोई भी एक रहेगा ही रहेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पाल कला पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक से लगातार 2 साल से क्वेश्चन नहीं आया है तो उसे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पाल कला है, लेकिन तैयार आप मौर्य कला को भी करके जाएं, क्योंकि पटना कलम पूछा हुआ है। इस दोनों में से कोई भी एक रहेगा। थर्ड पॉइंट में अगर आर्ट सेक्शन को हम छोड़ देते हैं और अब हम मॉडर्न इंडिया सेक्शन पर चलते हैं, तो मॉडर्न इंडिया सेक्शन में भी अगर चंपारण पूछ दिया है, महात्मा गांधी पूछ दिया है, तो हम तैयार करके यहां पर असहयोग आंदोलन, यह भी सेफ्टी के लिए तैयार कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के संदर्भ में। शिक्षा से मुझे नहीं लगता कि इस बार आने की संभावना है, लेकिन सेफ्टी के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास आप करके जाएंगे। तकनीकी शिक्षा का विकास, महात्मा गांधी को हमेशा तैयार करके जाना चाहिए।
हालांकि इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बांग्ला भाषा, शिक्षा व साहित्य के विकास में योगदान, राष्ट्रवाद की परिभाषा, सामाजिक सांस्कृतिक विचार, मतलब कंप्लीट आप रविन्द्रनाथ टैगोर को कवर करके चलेंगे। नेहरू को भी तैयार करके चलेंगे। नेहरू का आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान, नेहरू की विदेश नीति, ये सबसे ज्यादा फोकस्ड रहेगा, ये भी फोकस्ड रहेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो फोकस्ड रहेगा। तकनीकी शिक्षा सेफ्टी के लिए तैयार कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा सेफ्टी के लिए तैयार करके जा रहे हैं। जिसे हमने टिक मार्क किया है, ये ज्यादा आने की संभावना है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और भी टॉपिक्स को आप तैयार करके जा सकते हैं। स्पेशली 64th मेंस बीपीएससी के लिए जो हिट टॉपिक्स हैं वो ये हैं। उसमें से भी जो प्रायोरिटी है उसको हमने अलग से यहां पर दर्शाया हुआ है। इतना क्लियर है? लेकिन जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब हिट टॉपिक्स के अलावे भी यहां पर इमरजेंसी के लिए हमें तैयार करके जाना होता है। आपातकाल कोई आ जाए कि बिल्कुल पैटर्न जो है वह डिस्ट्रक्टिव हो जाए, तो भी कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मिले। तो इन टॉपिक्स के साथ हमारा सजेशन यह रहेगा कि आपातकाल प्रबंधन की क्षमता को विकसित करने के लिए आप स्वदेशी आंदोलन थोड़ा अलग से ही लेते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, उदारवाद, उग्रवाद, वैचारिक संघर्ष, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आतंकवाद, इत्यादि को भी पढ़कर जाएं। मतलब जो मेजर करंट से हैं डेवलपमेंट के लिए, अगर मॉडर्न इंडिया में हम नेशनल मूवमेंट को देखते हैं तो नेशनल मूवमेंट में और भी जो करंट से हैं उसको भी हम प्रिपेयर्ड करके जाएं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम किसी भी टॉपिक पर लिखने की स्थिति में रहें। तो ये टॉपिक और भी हो सकते हैं। हालांकि
इन सभी का एक बेटर एनालिसिस कैसे डेवलप करें। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को डायरेक्टली आप पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक का बेटर एनालिसिस आप डेवलप कर लेंगे। अब हम इस बात पर आते हैं कि इस टॉपिक को बेटर तरीके से तैयार करने के लिए हमें और कुछ क्या करने की आवश्यकता है। इसे मिटाऊं मैं? नोट कर लिया आप सभी लोगों ने? इंग्लिश में हमने नहीं बताया है, चूंकि हिस्ट्री में मैं बोल सकता हूं इंग्लिश, हमारी क्षमता पर और योग्यता पर किसी को संदेह तो नहीं है। संदेह होगा तो मैं बोल दूंगा इंग्लिश, लेकिन हिस्ट्री में कॉमन है, कोई बहुत ज्यादा टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज वाले प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। हैव यू एनी प्रॉब्लम माय डियर एस्पिरेंट? सर एक दो टर्म्स में प्लीज टेल मी। सर उदारवाद, उग्रवाद, वैचारिक या आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। एंड सर लास्ट वन क्रांतिकारी आतंकवाद, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। यहां राष्ट्रवाद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, सोशियो कल्चरल आइडियाज ऑफ रविंद्रनाथ, कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ इन डेवलपमेंट ऑफ बांग्ला लैंग्वेज, एजुकेशन, लिटरेचर। ऑल इज क्लियर? ऑल इज वेल? ओके। नाउ अब यदि हमें तैयारी शुरू करनी है और मॉडर्न इंडिया के बेटर एनालिसिस को, इन टॉपिक्स जो हमारे हिट एरियाज हैं, जो हमारे ग्रे एरियाज हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए, इसके बेटर एनालिसिस को डेवलप करने के लिए हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो अब मैं बातचीत कर रहा हूं स्ट्रक्चर। हम जिन बातों को हमें पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत, एक नेशनल मूवमेंट पर हम एक पृष्ठभूमि को बना सकें और एक बातचीत कर सके ताकि आपको समझ में आ सके, यदि आपका नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड भी है तो भी, और नॉन हिस्ट्री के बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आप इसको बेटर तरीके से समझ सकें। इसके लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है। फर्स्ट, यह है पाठ्यक्रम की संरचना, जिस पर हमें थोड़ा बहुत बातचीत करना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ट्रीटमेंट जो है, उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक कोर्स दिया जाता है कि इतना मेडिसिन आप खाओ। तो इतिहास का जो बीपीएससी का सिलेबस है, उसको प्रिपेयर बेटर तरीके से करने के लिए, बेटर तरीके से उसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, फर्स्ट यू रिक्वायर्ड टू नो ए गुड डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की एक परिभाषा से आपको प्रारंभ करनी चाहिए। एक छोटी सी संक्षिप्त परिभाषा से हम लोग प्रारंभ करें और इसके महत्व को भी मैं समझाऊंगा आगे, लेकिन परिभाषा से हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड, कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझे बिना आपको हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो आगे एनालिसिस को डेवलप करने में। जैसे उपनिवेशवाद क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियलाइजेशन, साम्राज्यवाद क्या है, प्राच्यवाद क्या है,
उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म, प्राच्यवाद ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच। आंग्लवाद क्या है? एंग्लो अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडिया। यह है ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडिया। यह है एंग्लो अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडिया। यह है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। यूटिलिटेरियन अप्रोच ऑफ मॉडर्न इंडिया। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, नेशनलिस्टिक अप्रोच। उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मिलिटेंट नेशनलिज्म। मार्क्सवादी दृष्टिकोण। सब ऑल्टर्न दृष्टिकोण क्या है? सब ऑल्टर्न को सब ऑल्टर्न ही लिखते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इसे आप अगर बहुत ज्यादा हिंदी में परेशानी हो रही हो तो आप लिख सकते हैं नीचे से उभरते इतिहास लेखन का दृष्टिकोण। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो मतलब यह है कि मे बी कि जैसे मुंडा विद्रोह पूछता है या संथाल विद्रोह पूछता है, उसका जो इंट्रोडक्शन है और जो कंक्लूजन है, अगर उसमें आप इसको शामिल करते हुए लिखते हैं कि जनजातीय इतिहास का जो महत्व है वह नीचे से उभरते इतिहास लेखन के दृष्टिकोण के अंतर्गत सर्वप्रथम समझा गया था। मतलब इतिहास में जनजातियों का जो महत्व है, उस महत्व को सबसे पहले सब ऑल्टर्न अप्रोच में समझा गया था। इससे पहले जो इतिहास है वह ऊपर से इतिहास लेखन का दृष्टिकोण है। ऊपर से का मतलब हम पढ़ते हैं अकबर की नीतियां क्या है, अशोक की नीतियां क्या है, बल्कि हम यह नहीं देखते कि अशोक और अकबर की जो नीतियां हैं वह नीचे से जो आवश्यकता उभरी है उससे वह प्रभावित हुआ है। ऊपर के स्तर पर इतिहास का निर्माण होता है लेकिन वो नीचे से प्रभावित होता है, इनपुट जो है वह नीचे देता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कंक्लूजन को एस्टेब्लिश करने में, जनजातीय इतिहास, संथालों के विद्रोह, मुंडा के विद्रोह के महत्व को रेखांकित करने में हमारे लिए यूजफुल होता है। चूंकि सामान्य तौर पर जनजातीय आंदोलनों की आलोचना यह कहकर की जाती है कि जनजातीय आंदोलन जो है वह पिछड़े हुए दृष्टिकोण पर आधारित था, यह पुनर्स्थापनावादी दृष्टिकोण से प्रभावित था। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसी को वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे। मॉडर्न अप्रोच लैक कर रहा था, उन्हें मॉडर्न सिस्टम की जानकारी नहीं थी, उन्हें कॉलोनियलाइजेशन की जानकारी नहीं थी, इंपीरियलिज्म की जानकारी नहीं थी। तो जानकारी का नहीं होना जनजातीय संघर्ष या जनजातीय आंदोलनों या विद्रोह की महत्ता को कम नहीं करता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय संघर्ष शुरू हुआ, उस संघर्ष की बृहत्तर पृष्ठभूमि का निर्माण किसान आंदोलन करते हैं। उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण जनजातीय विद्रोह करते हैं, नागरिक विद्रोह करते हैं, कृषकों के विद्रोह करते हैं। अगर निम्न स्तर से, छोटे स्तरों से अगर ये विद्रोह नहीं होता तो राष्ट्रीय संघर्ष की बेहतर पृष्ठभूमि निर्मित नहीं हो पाती।
तो कंक्लूजन को लिखने में, इंट्रोडक्शन को लिखने में, अपने एनालिसिस को डेवलप करने में कहीं ना कहीं ये अप्रोच जो है या ये सब जो जानकारियां हैं, थोड़ा बहुत ही जानना है, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में जानना है, आपको अवगत होना चाहिए, तभी आपका शार्प एनालिसिस डेवलप होगा और दूसरों से थोड़ा डिफरेंट एनालिसिस भी डेवलप होगा। एक और भी बात को मैं खंडित करना चाहता हूं अपने इस इंट्रोडक्शन सेशन के माध्यम से, कि कुछ लोग यह समझते हैं कि पेपर फर्स्ट में हमें स्टैटिक्स वाले पोर्शन पर फोकस करना चाहिए, हिस्ट्री में जनरल मार्किंग होता है, बहुत ज्यादा फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी मान्यता यह है कि आपका यह दृष्टिकोण आपके लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। सामान्य तौर पर छात्र यह मानकर चलते हैं कि हिस्ट्री में जनरल मार्किंग का खतरा होता है, इसलिए उसको इग्नोर करके किसी दूसरे सेक्शन पर फोकस किया जाए। तो ऐसा नहीं सोचना है। हिस्ट्री में भी अगर आपने बेटर एनालिसिस दिया है तो मेरा अपना एक्सपीरियंसेस ये कहता है कि आराम आराम से 65 से 75% मार्किंग आता है बिहार बीपीएससी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, 65 से 75% मार्किंग। दूसरी बात, स्टैटिक्स वाले पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन होता है वह इजी होता है, जो सेकंड होता है वह टाइम टेकिंग होता है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले स्टैटिक्स के पोर्शन को उठाते हैं, पहला क्वेश्चन इजी होता है, वो सब कोई बना लेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन होता है वह टाइम टेकिंग होता है। कई बार उसमें लोग फंस जाते हैं, फंसने के बाद क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे समय में यदि आप सेकंड क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो उसको छोड़ करके आप जो 6 क्वेश्चन आपको लिखना है उसको पहले फोकस कीजिए। सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, 6 क्वेश्चन, तो इस 6 क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। मेरी बात से अवगत क्लियर है या नहीं है क्लियर आप? तो पाठ्यक्रम की संरचना के अंतर्गत हमने ये आपको बातें कही। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी आपको, बिल्कुल संक्षेप में ही थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, अठारहवीं शताब्दी के भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी, 18वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेज ऑफ 18th सेंचुरी, और संक्षेप में 1757 से लेकर 1856 तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की प्रक्रिया क्या रही है। विशेषकर आपको फोकस करने की आवश्यकता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, चूंकि यह टच कर रहा है विशेष करके 1757 टू 1772 पलासी और बक्सर के संदर्भ में आपको समझ के रखना है, द्वैध शासन के संदर्भ में समझ के रखना है। 1757 से 1856 के बीच जो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई, इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? विशेषकर आर्थिक प्रभाव, खाली समझने की जरूरत है क्योंकि इससे आपका एनालिसिस डेवलप्ड होगा।
जो नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट का बेटर एनालिसिस आपका डेवलप होगा। इसलिए थोड़ा 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 आप इसको पढ़ के चलें। फोकस्ड एरिया तो हमने बतला ही दिया कि फोकस्ड ये है, लेकिन जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा भी हर चीज को पढ़ के चलेंगे, इसलिए क्योंकि आपातकाल में हम कुछ किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकें। यदि मान लीजिए कि 65th बीपीएससी में थोड़े बहुत चेंजेस की आवश्यकता अगर होती है और अगर वह उसका प्रभाव अगर 64th बीपीएससी पर दिखता है, तो प्रश्न जो है वह पिछले पैटर्न से थोड़ा दाएं बाएं भी आ सकता है। इसके लिए आपको मानसिक रूप में तैयार रहना है। और इसके बाद बिहार के विशेष संदर्भ में ही किसान और जनजातीय आंदोलन, तो बिहार के संदर्भ में किसान आंदोलन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, चंपारण पूछ दिया है, अभी इस साल आएगा नहीं, लेकिन विशेषकर जनजातीय विद्रोह को आप पढ़कर जाएंगे। फोकस एरिया हमारा मुंडा विद्रोह रहेगा। तैयार करके जाना है। $1857 पूछ दिया है, पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ के जाना है आपको, सामान्य तौर पर फोकस्ड एरिया के रूप में नहीं। 1857 का विद्रोह व इसका प्रभाव पढ़कर जाना है। ऐसे भी पढ़कर जाना है ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को सही तरीके से समझा जा सके। और इसके बाद राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ भारत में, इसको समझना है। उदारवाद क्या है, मॉडरेट आइडियोलॉजी क्या है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, स्वदेशी मूवमेंट क्या है, क्रांतिकारी आतंकवाद क्या है, इन सभी टॉपिक्स को भी आपको तैयार करके जाने की जरूरत है। मेरे विचार से अब हम लोग इस संरचना के अंतर्गत आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो इनपुट है उस इनपुट को देते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। इनपुट क्या है इस बात को समझ लीजिए और थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट और अपना एनालिसिस भी डेवलप कर लीजिए। सामान्य तौर से मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा कि इतिहास की परिभाषा क्या है, नहीं तो आप कहेंगे कि पहले ही क्लास में सर ने पूछ लिया, क्या पता दूसरे क्लास में और ज्यादा पूछेंगे। इसलिए पूछने का काम हम लोग बाद में करेंगे। आज जो परिभाषा है उसमें मैं ये बता देता हूं कि सामान्य तौर पर आप क्या समझते हैं और आपको समझना क्या चाहिए। इतिहास की परिभाषा पर हम बातचीत करते हैं और उसको मैं थोड़ा क्वेश्चन से भी लिंक करूंगा और आपके एनालिसिस से भी लिंक करूंगा। जैसे इतिहास की परिभाषा से आप ये समझते हैं कि इतिहास अतीत की घटनाओं का संकलन है और उसका अध्ययन है। ऐसा नहीं है। इतिहास अतीत की घटनाओं का संकलन और अध्ययन नहीं है, बल्कि इतिहास मानव विकास की प्रक्रिया का अध्ययन है। और जब आप इतिहास को मानव विकास की प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में देखेंगे, एज ए प्रोसेस ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इतिहास मानव विकास की प्रक्रिया का अध्ययन है, सर्वांगीण अध्ययन है। अगर ये आप लिख सके तो और अच्छा है, सर्वांगीण अध्ययन है। तो जो घटनाएं हैं वह इसी विकास की प्रक्रिया के परिणाम के रूप में है, जिसे आप और हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज होलिस्टिक स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
और अगर इस रूप में हम हिस्ट्री को देखें तो हम समझते हैं कि हिस्ट्री इज नॉट मेयर फेनोमेना, नॉट मेयर कलेक्शन ऑफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस एंड द इवेंट्स आर आउटकम इंपैक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस डेवलपमेंट। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि मानव विकास की जो यह लंबी प्रक्रिया है, इस लंबी प्रक्रिया के परिणाम के रूप में घटनाएं आती हैं। जैसे 1857 की क्रांति है, तो 1857 की क्रांति अचानक से नहीं हुई है। 1857 की क्रांति के पहले, सैकड़ों वर्षों पहले उसके पृष्ठभूमि का निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे विकास हो रहा है। प्रतिकूल प्रभाव जो ब्रिटिश शासन की स्थापना का पड़ा 1757 से लेकर 1856 तक में, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है 1857 के रिवोल्ट में। जब आप इस तरह के एनालिसिस को डेवलप कर लेते हैं तो आप ये बात समझ पाते हैं, और अपने इंट्रोडक्शन में जब 1857 का रिवोल्ट आप लिखते हैं तो आप इस बात को लिखते हैं कि 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह भारत का कोई प्रथम जन विद्रोह नहीं था, बल्कि यह 1757 के पश्चात या बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना के पश्चात से ही निरंतर जन आंदोलनों की एक प्रक्रिया की चरम प्रकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। 1765 में जो द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, द्वैध शासन के विरोध में ही सन्यासी विद्रोह शुरू हो गया था। तो द्वैध शासन के जो प्रतिकूल प्रभाव थे, और तब जो जन विद्रोह शुरू हुआ 1857 का विद्रोह, उसी की निरंतरता और चरम प्रकाष्ठा को बतलाता है। जब आपने अपने इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरह से स्टार्टिंग करते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन बेटर हो जाता है दूसरे लोगों की तुलना में। बहुत साधारण स्टार्टिंग आप नहीं करते हैं, थोड़ा असाधारण स्टार्टिंग आपका होता है। इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट और आपके एनालिसिस के डेवलपमेंट में इतिहास की परिभाषा को हमने आपको कहा कि थोड़ा आप समझ लीजिए। दूसरी बात यह कि यह माना जाता है, कई लोग ये कह देते हैं कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, उस प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत का आधुनिक काल प्रारंभ होता है और मध्यकाल की समाप्ति हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। कोई एक डेट से आधुनिक काल प्रारंभ हो गया हो और किसी एक डेट से ही मध्यकाल की समाप्ति हो गई हो, ऐसा कहना सही दृष्टिकोण नहीं है, तर्कसंगत दृष्टिकोण नहीं है। क्यों? क्योंकि आधुनिक भारत के विकास की जो प्रक्रिया है वह एक लंबी प्रक्रिया है, और मध्यकाल की समाप्ति की भी जो प्रक्रिया है वह भी एक लंबी प्रक्रिया है। यहां तक कि आज भी हमारे मन मस्तिष्क में मध्यकाल की जो सामंतवादी प्रवृत्ति थी वो कहीं ना कहीं विद्यमान है। मध्यकाल की जो वो हमारी मध्यकालीन रूढ़ियां थी, सोचने का जो तरीका था, वह कहीं ना कहीं आज भी हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में, हमारे मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं है। भले ही वह थोड़ा कम हो रहा हो, और जो आधुनिक प्रवृत्ति है उसको हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति या वैज्ञानिक सोच से या तर्कसंगत सोच से हम रिलेट कर सकते हैं। अर्थात जो तार्किक दृष्टिकोण है उसका भी विकास धीरे धीरे समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, प्रशासन में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। एकमात्र प्लासी के युद्ध से ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जिससे कि हम ये कह दें कि प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत का आधुनिक काल प्रारंभ होता है। अगर बंगाल की ही हम बातचीत करें तो बंगाल के ही शासन व्यवस्था में कोई बहुत मौलिक परिवर्तन नहीं हो गया, बल्कि सिराजुद्दौला के जगह मीर जाफर आ गया। फिर 1760 में मीर जाफर की जगह मीर कासिम आ गया। शासक का परिवर्तन हुआ है, बंगाल की मौलिक शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए जो परिवर्तन है वो काफी एक लंबे विकास की प्रक्रिया के पश्चात जो है वह दृष्टिगोचर होता है। तो इसलिए